आपको नहीं लगता कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाल दी? आपसे मैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने को कहूं, आप थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व मत करिए, आप एक रिपोर्ट निकाल दीजिए और रिपोर्ट निकालने के बाद आप खुद ही सर्वे कर लीजिए, खुद ही अनुमान लगा लीजिए, खुद ही रिपोर्ट रिलीज करा दीजिए और अपने प्रधानमंत्री से उसको, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सरकार की कोई एजेंसी तो कहे, लेबर मिनिस्ट्री तो आकर कहे कि हाँ हमने इतना रोजगार दे दिया, वित्त मंत्रालय तो आके कहे, वित्त मंत्रालय एनएसएसओ के आंकड़े बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में है। इतना बड़ा झूठ इस सरकार ने बोला, इतना बड़ा झूठ परोसा गया। आप लोग टीवी चैनलों से आते हैं, अखबारों से आते हैं, कितने लोगों ने उसको दिखाया, उसकी असलियत किसी ने बयां करी, किसी ने सवाल पूछा? और अगर इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है तो मैं तो इस मंच से चुनौती देती हूं, मोदी जी अपनी वित्त मंत्री के साथ आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इतने बड़े कीर्तिमान को जो उन्होंने स्थापित किया है उस पर कुछ सवाल ले लें, लेकिन ले नहीं पाएंगे। आप लोगों के पास गरीबी पर कोई सवाल नहीं है। बाहर निकाला तो इस हिसाब से जो वो 24 करोड़ लोग हैं, आप ये चाहते हैं कि सरकार जो अपना फ्री राशन दे रही है उसको भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए उनको? मैं ये कहना चाह रही हूं कि 24 करोड़ 82 लाख लोगों को जो निकालने का दावा किया जा रहा है वो झूठा है, वो गलत है, वो गलत मानकों पे आधारित है। मेरा पहला दलील यह है। और मेरी दूसरी दलील यह है कि एक साजिश रची जा रही है देश के इन 25 करोड़ करीब लोगों के खिलाफ, 24 करोड़ 82 लाख लोगों के खिलाफ, क्योंकि इसी आंकड़े के आधार पर नीति निर्माण होगा, योजना बनेगी और इन लोगों को उनके हक से वंचित किया जाएगा। और इसीलिए मैं आगाह करना चाहती हूं किसी को भी कि इन आंकड़ों से भ्रमित ना होइए और सरकार के झूठ को पकड़िए। आज तक गरीबी नापने का एक मापदंड था, उस मापदंड को आपने बदल दिया। अगर आपके घर में टॉयलेट बना है और कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके 2 बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, अब आप गरीब नहीं है। आपके गांव में अगर 5 घरों में बिजली आ गई, आप गरीब नहीं है। ये कौन से मापदंड है? और ये दुनिया भर में कहीं नहीं होता है। अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन लो, अपनी ही पीठ थपथपा लो, अपना ही सीना ठोक लो, ये एक नया मानक है इस देश में। सुप्रिया, आपने जो चर्चा की, जाहिर तौर पे जो इससे इम्पैक्टेड हैं, जो गरीब हैं, वो तो भ्रमित नहीं होंगे। अगर वो गरीब होंगे तो उनको गरीबी महसूस हो रही होगी। बेनिफिशरीज एक बड़ा वोट बैंक है मोदी सरकार का, और उसकी जो स्कीमें हैं उसके तर्ज पे सरकार बीजेपी क्लेम करती है कि वो सत्ता में वापसी करती है अलग अलग राज्यों में। आपको क्या लगता है कि वो वोट बैंक जो बीजेपी का है, बीपीएल है, उसमें अति पिछड़ा वर्ग है, वो इम्पैक्टेड होगा और वो इससे प्रभावित होगा कि हाँ हम गरीब हैं पर गरीब माने नहीं जा रहे? मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत ही नहीं हूं कि जो गरीब तबका है वो उनका वोट बैंक है। बीजेपी का एक वोट बैंक जरूर है, लेकिन उसमें सिर्फ गरीब हैं या सिर्फ लाभार्थी हैं, मेरा अपना मानना यह नहीं है, क्योंकि आंकड़े कुछ और बताते हैं। अभी चुनाव संपन्न हुए, जो एब्सोल्यूट वोट थे वो हमें ज्यादा बीजेपी से मिले, तो कहीं पर गरीब को यह लगता है कि उसके हक से उसको वंचित किया जा रहा है। आपने जो बात कही कि गरीब तो असलियत जानता है, बिल्कुल सही बात है, गरीब असलियत जानता है। गरीब एक साबुन की टिकिया और सिर पे लगाने वाला तेल और एक मंजन नहीं खरीद पा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि गरीबी कम हो गई है। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार के ये जो दावे हैं, ये जो गुलाबी मौसम बनाने की तरकीबें हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को धीमे से उस सेफ्टी नेट से निकाल देने के लिए है। 5 साल तक फ्री राशन आपको देना पड़ रहा है, मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए और दम भर रहे हैं, हवा गुब्बारा चल रहा है कि गरीबी कम हो गई। अगर गरीबी कम हो गई होती तो बेरोजगारी ना होती। 2 करोड़ का दावा था हर साल रोजगार देने का, अभी तक तो 20 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए थे। 51,000 पर्चियां मोदी जी बांट रहे हैं, जो काम डाकिया करता था वो मोदी जी कर रहे हैं। 51,000 पर्चियां बांटते हैं। अगर गरीबी कम हो गई होती तो लोग ज्यादा खरीदते, खरीद ही नहीं रहे। अगर गरीबी कम हो गई होती तो बच्चे ज्यादा पढ़ते, एनरोलमेंट्स में डिप आया है। ऐसा क्यों है? जो साक्ष्य जमीनी हकीकत है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। आपको नहीं लगता कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाल दी? आपसे मैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने को कहूं, आप थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व मत करिए, आप एक रिपोर्ट निकाल दीजिए और रिपोर्ट निकालने के बाद
आप खुद ही सर्वे कर लीजिए, खुद ही अनुमान लगा लीजिए, खुद ही रिपोर्ट रिलीज करा दीजिए और अपने प्रधानमंत्री से उसको, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सरकार की कोई एजेंसी तो कहे, लेबर मिनिस्ट्री तो आकर कहे कि हाँ हमने इतना रोजगार दे दिया, वित्त मंत्रालय तो आके कहे। वित्त मंत्रालय, एनएसएसओ के आंकड़े बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में है, कंजम्पशन गिर रहा है, आधा हो गया पिछले साल से, और यहां कहा जा रहा है कि गरीबी बिल्कुल कम हो गई है। तो मेरा मानना यह है कि ये झूठ जो रचा जाता है वो बड़ा हानिकारक है, लेकिन वो झूठ चुनावी मौसम में और रचा जाएगा, ये भी आगाह करना जरूरी है। जी सुप्रिया जी, वो मणिपुर के मामले पे आपसे एक सवाल है जो आप कल... एक मिनट, आपका सवाल इस पर है, एक मिनट इस पर लेके फिर मैं आती हूँ आपके पास। सुप्रिया जी, मध्य प्रदेश की पूरी आबादी लगभग 8 करोड़ है और सरकारी आंकड़े के अनुसार सरकार ने 5 करोड़ लोगों को राशन बांटे हैं, और जो नया आंकड़ा आया उसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग गरीबी का से बाहर आए। तो क्या यह मानी कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश गरीब था? वही मैं पूछना चाह रही हूं। जो राज्यों के आंकड़े आए हैं उसमें से यूपी और मध्य प्रदेश प्रमुख तौर पे बड़ा अग्रसर होता दिख रहा है, और वहां पर आपको ज्यादा फ्री का राशन बांटना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? हम इसका समर्थन करते हैं, राहत का काम होना चाहिए, सरकार वेलफेयर स्टेट में इसी काम करने के लिए इलेक्ट होती है, लेकिन इस तरह के झूठे दावे करके आप गरीबों का तो मजाक बना रहे हैं। आप पूरे देश को मूर्ख समझकर उनको और मूर्ख बनाने का काम बंद कर दीजिए, और अपने आप को, एक हुडविंकिंग शब्द होता है अंग्रेजी में, अपने आप को भी मूर्ख बनाने का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों पर आप नीति निर्माण करिएगा। जी सरकार झूठा दावा कर रहा है, सामने ही इलेक्शन है, तो ये तो अल्टीमेटली आपको ही पॉजिटिव वाइब देगा, और आप लोग इसको पॉलिटिकली कैसे, मतलब इसको चैलेंज जो है पॉलिटिकली कैसे इसका आप मुकाबला मैं इस करेंगे? मंच से क्या कर रही हूं? मैं पॉलिटिकल चैलेंज ही तो कर रही हूं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकलते हैं और वो गरीबों से, वंचितों से, शोषितों से, स्टूडेंट से, महिलाओं से लगातार मिलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इन दावों का पर्दाफाश ही तो कर रहे हैं। वो लोगों को न्याय दिलाने, किस चीज से न्याय की हम बात कर रहे हैं? हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। क्या है आर्थिक न्याय? आर्थिक न्याय यही तो है कि बेरोजगारी कम हो, आर्थिक असमानता की जो खाई हो वो पाटी जाए, महंगाई जो सिर चढ़कर लोगों की कमर तोड़ रही है उसको कम किया जाए। ये इसी सब का हिस्सा है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है। इनकम टैक्स के आंकड़े देखिए, 5 लाख से कम कमाने वालों में ग्रोथ रेट मिनिस्क्यूल, और 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले में सबसे ज्यादा वृद्धि। ये तो आर्थिक असमानता का पैमाना है ना। इसी के खिलाफ तो हमें, इसी अन्याय के खिलाफ तो हम न्याय दिलाने की मुहिम लगा रहे हैं। जी आपका सवाल था इनसे। सवाल था कि 3 लोगों की जो मौत हुई उस पर आपका क्या कहना है? हमने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो जानबूझकर मणिपुर से शुरू करी। शुरू करने को हम कहीं और से भी कर सकते थे, क्योंकि हम मणिपुर से नागालैंड, फिर अरुणाचल, असम का काम कर रहे हैं। हमने क्यों शुरू की मणिपुर से? हमने इसलिए मणिपुर से वो यात्रा शुरू करी क्योंकि 8 महीने से इस देश का एक राज्य लगातार जल रहा है, हिंसा का अंश सह रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चे राहत कैंप में हैं, लेकिन इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, जिनके पास 8,000 करोड़ के 2-2 विमान हैं, उनके पास 1 मिनट मणिपुर जाने के लिए नहीं है। 36 सेकेंड 78 दिन बाद बोलते हैं मणिपुर पर। जब मणिपुर में राहुल गांधी गए, वहां के लोगों से मिले, वहां की वेदना और पीड़ा को सुना, तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस सरकार ने ऐसा एक माहौल रचा है कि मणिपुर में जैसे सब अच्छा है, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो आज भी कर्फ्यू क्यों है कई जगहों पर? अगर सब ठीक है तो सेना और पुलिस में लड़ाई क्यों है? अगर सब ठीक है तो एक कमांडर की हत्या कैसे हो जाती है? अगर सब ठीक है तो सुरक्षा बलों के ऊपर प्रहार क्यों होता है? आज यह पूछना जरूरी है मणिपुर में, क्यों हजारों लोग 8 महीने से राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं? इन सब बातों का जवाब क्या है? मोदी जी आंध्र प्रदेश और केरल घूम रहे हैं, मणिपुर नहीं जा सकता आपका विमान? आपका विमान ग्रीस, अमेरिका, यूरोप हर जगह की यात्रा करेगा, मणिपुर नहीं जाएगा। मणिपुर जहां पर 48 घंटे पहले एक सिक्योरिटी पर्सनल की हत्या हुई, वो आज भी
हिंसा से ग्रसित है, लेकिन प्रधानमंत्री को और मोदी सरकार को मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। सुप्रिया, ये सवाल आपके मीडिया डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अभी एक नोटिस हम लोग ने देखा है, जो कारण बताओ नोटिस आलोक शर्मा जी को जारी किया गया है। उनके कुछ उन्होंने बयान दिया था कमलनाथ पर। क्या किया गया? आलोक शर्मा जी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उन्होंने कमलनाथ पर कुछ टिप्पणी की थी कि वो बीजेपी के साथ जो है उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया है मध्य प्रदेश मुझे में। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं देखूंगी ये क्या बात है और उसके बाद इस पर बिल्कुल टिप्पणी दूंगी अपनी। और एक जो मामला आ रहा है अंकिता गुप्ता का, राहुल गांधी की यात्रा असम पहुंच रही है और वहां पे पोस्टर बैनर्स लगे हैं। अंकिता गुप्ता ने कहा कि वो प्रोटेस्ट करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया था उत्पीड़न का। श्रीनिवास आपके IOC प्रेसिडेंट है उन पर। मेरे लिए ना ये थोड़ा सा व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा महिलाओं का सम्मान और महिला सुरक्षा का दावा अन्य कोई पार्टी कर नहीं सकती है। हमारे यहां जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाता है, जिस तरह से उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, वो किसी और पार्टी में नहीं है। जिस मामले का आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि वो कोर्ट में लंबित है, मैं उस पर बहुत कम टिप्पणी करना चाहती हूं। 10 महीने हो गए और जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा वो तमाम बार जांच एजेंसियों के सामने उपस्थित हो गए, अपना पक्ष रख दिया। सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल भी मिली हुई है और असलियत यह है कि असम पुलिस और असम सरकार ने 10 महीने हो गए अभी तक हलफनामा दायर नहीं किया है। तो मेरा अपना मानना है कि महिला सुरक्षा एक बहुत गंभीर विषय है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो भी हेमंत बिस्व शर्मा या कोई राजनीति से प्रेरित करके करता है वो सर्वथा गलत है। कोई और सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस देश के गरीबों की आवाज बनिए और इस बात को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको लगता है कि किताबी दावे कर कर, झूठे दावे कर कर वो इस देश को भ्रमित कर देंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।